एआई आजकल रोज़मर्रा की ज़रूरत है, तो ऐसे में क्या और नया इसमें आप करने का प्रयास कर रहे हैं या क्या और नया फीचर्स जो आज के लिए महत्वपूर्ण हो, क्या फीचर्स और ला रहे हैं आप? ये कहानी स्टूडेंट के रिज्यूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। अगर रिज्यूम बना लिया तो सिर्फ जरूरी नहीं कि आपका सिलेक्शन भी हो जाए। दुबई में मार्केट में कई सारे जॉब्स के ऐप हैं, बॉल्काई एचआर उससे अलग कैसे? ये पूरी क्रांति है जो एक जॉब के तरीके को बदलेगी। इंटरव्यू कैसे होना है, सिलेक्शन कैसे होना, घर बैठे ही आप जॉब। ट्रांसपेरेंसी कैसे रहेगी? ये जो आपकी ऐप है क्या बिल्कुल एक व्यक्ति के दिमाग की तरह काम करेगी या उससे कुछ एक्स्ट्रा? तो जो एआई है वो डिजिटल ब्रेन है। डिजिटल ब्रेन को जिस हिसाब से आप ट्रेनिंग करोगे उस हिसाब से आंसर देगा। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेक्स्ट। न्यूज़ नेक्स्ट में आज हम बात करेंगे एआई की। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी दुनिया तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरत बन गया है। गांव गली से लेके मोहल्लों तक अब एआई की ज़रूरत पड़ रही है लोगों को। कभी कभी हम देखते थे मेट्रो सिटी के लोग एआई का यूज करते थे, ऐसा हम लोग मानते हैं, जबकि सच तो ये है कि अब गांव गली के लोगों की भी एआई की ज़रूरत है। बच्चा जो छोटे शहर में पढ़ रहा है और उसको बड़ी कंपनी में जॉब चाहिए या कहीं रिज्यूम भेजना है तो वो नहीं बना सकता है, उसको कभी कभी कंफ्यूज हो जा रहा है, बहुत अच्छे से डिजाइन नहीं कर पा रहा है। तो इन्हीं सब के लिए एक कंपनी है जो आजकल चर्चा में है, उसका नाम है वोल्काई। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ वोल्काई के संस्थापक संतोष कुशवाहा जी हैं। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। सबसे पहले सवाल आपसे यही है कि वोल्काई बनाने का आइडिया आपको कहाँ से मिला, कैसे दिमाग में सब आया? नमस्कार आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको ये मौका दिया। आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकूं। जैसे आपका क्वेश्चन है, ये आइडिया आया कहाँ से? आइडिया बड़ा सिंपल है कि आया कहाँ से। जब आप अपने लाइफ में कोई चीज़ नहीं पा पाते हो, अगर आपको चाहिए कुछ और आपको वहाँ तक नहीं मिला, तो कहीं लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की कमी रही होगी जो वहाँ तक आपको पहुँचना था, पहुँच नहीं पाए। तो जब हम गांव से चले, मैं रहने वाला सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट का हूँ, जो एक बहुत पिछड़ा एरिया है यूपी का। वहां से दिल्ली तक का सफर प्लस मेट्रो सिटी का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को और भी कहीं सक्सेस मिल सकती थी। लेकिन समहाउ टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से, इंग्लिश का अच्छा ना जानने की वजह से, रिज्यूम का अच्छा ना बनने से मैं बहुत जगह इंटरव्यू में फेल रहा और वहां तक नहीं पहुंच पाया जहां तक मैं डिजर्विंग कैंडिडेट था। नॉलेज होना अलग था और इंटरव्यू देना अलग था। तो इन दोनों का जो गैप था वो हमको कहीं ना कहीं दिमाग में रहता था कि इस गैप को कैसे खत्म किया जाए कि जो हमारे साथ प्रॉब्लम हुआ वो किसी और छोटे बच्चे के साथ ना हो। जो टीआर 2 टीआर 3 के बच्चे हैं, वो दिल्ली सिटी में आने के बाद बॉम्बे सिटी में या कहीं भी मेट्रो सिटी में जाते हैं, तो उनको ऐसा दिक्कत जो होती है वो नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए मेरा ये विजन बहुत पहले से था कि जी हम लोगों को छोटे गांव से बच्चों को जो आते हैं उनको एजुकेट करना है और उसको इस लेवल तक स्ट्रांग बनाना है कि वो कहीं भी अपने टैलेंट को दिखा सके। टैलेंट ये इसलिए नहीं खत्म हो जाए कि हमको बोलने नहीं आता, इंटरव्यू देने नहीं आता, रिज्यूम नहीं बनाने आता, इसके वजह से आप डिसकंटिन्यू ना हो जाए। बिल्कुल। तो ये मेरी सोच पहले से थी और जिसके लिए मैंने इस प्रोडक्ट को बनाया कि लोगों के लिए जॉब पाना, काम करना, हर आदमी के लिए बराबर मौका हो। अच्छा, ये इस तरह की समस्या कभी आपने फेस की, इस वजह से ही आपने सोचा, जैसे अभी आपने बताया कि आप बहुत छोटे से गांव से आए हैं, आपके गांव से लेके यानी कि यूपी के गांव से लेके और दिल्ली तक का सफ़र, मेट्रो सिटी तक का सफ़र, इस दौरान आपको कभी इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा? उस वजह से आपने ये सोचा या आज के समय में ये ज़रूरत बन गई है लोगों की? नहीं, ये समस्या मेरी खुद की पर्सनल थी। जैसे आपने माजिद आयरन मैन देखा है कि उसने देखा कि हमको ये पत्थर अगर मैं तोड़ दूं तो ये रास्ता बन जाएगा, तो इसलिए वो लगा रहा और उसको तोड़ दिया। लास्ट में उसके साथ बहुत दिक्कत आई, बहुत प्रॉब्लम आई, लोगों ने फंडिंग नहीं दिया, उसको मारा पीटा, फिर भी उसने माजिद आयरन मैन में उसने लास्ट में उस रास्ते को बना लेता है कि आगे आने वाला आदमी कोई डेथ ना करे। जैसे उसके घर में डेथ हुई, उसके वजह से वो पागल हुआ और उसने उस रास्ते को, उस पत्थर को तोड़ दिया जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। तो आपने कहा ये प्रॉब्लम सिर्फ उसने अपनी समझी और उसको सॉल्व करने की कोशिश किया। तो ये मेरी खुद की प्रॉब्लम थी जो मैं फील किया और मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया। मैं 2004 में दिल्ली आया, मेरा एडमिशन एक कॉलेज में हुआ जिसका नाम है IME, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन। वहां पे मेरे सारे कॉलेज के बच्चों का IBM में, विप्रो में, सब जगह सिलेक्शन हुआ, मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मेरे को रिज्यूम भी बनाने नहीं आ रहा था। रिज्यूम मैंने जैसे तैसे बना लिया, नाम पाओ
हैवी हॉबीज, वीकनेस, स्ट्रांगनेस, जो जो अपन ने सुना और उसको अपन ने बना के दे दिया। तो दिस इज नॉट अ करेक्ट फॉर्मेट। तो हमको रिज्यूम की वजह से मेरा पहला सिलेक्शन विप्रो में होना चाहिए था, जो कि मैं अच्छा प्रोग्रामर था, मेरे को C++ पे अच्छा कमांड होने के बाद भी मैं जॉब नहीं पा सका। और फिर मेरे को उसके लिए एक ऑफिस बॉय जैसा काम मिला NSDL में। मैं पैन कार्ड बनाने की जॉब मेरी पहले लगी, जिसकी सैलरी मेरी 3,000 थी। मैं लोगों से जाकर फॉर्म भरवाता था कि आप मेरे से पैन कार्ड भरवाइए। तो ये मेरी खुद की समस्या थी, इसलिए मैंने खुद की समस्या समझते हुए इस चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश किया कि टेक्नोलॉजी से कैसे किया जाए कि गरीब बच्चा और जो पिछले जगह से लोग आए हैं वो भी इस टेक्नोलॉजी का पार्ट बने, अपने टैलेंट को देश के लिए समर्पित कर सकें। बिल्कुल। तो ये बॉल्काई HR का जो AI है वो रिज्यूम बिल्डर करने के लिए कैसे काम करेगा, मतलब क्या हेल्प करेगा, किस तरह से करेगा, ये थोड़ा सा विस्तार में बताइए। विस्तार में बताते हैं। ये जो HR बॉल्काई है, इसमें सबसे पहले किसी आदमी को, किसी भी कैंडिडेट को जॉब में जाने के लिए सबसे पहला काम होता है रिज्यूम बनाना। तो अब टेक्नोलॉजी की दुनिया में आप एक सिंपल सा क्वेश्चन आप समझो कि अगर विप्रो ने एक हायरिंग पोजीशन ओपन किया फॉर द फ्रंट डेवलपर, नंबर ऑफ पोजीशन 10, उसमें इंडिया से 1,000 रिज्यूम आ गए। बिल्कुल, क्योंकि आ सकते हैं, बड़ी कंपनी पोर्टल पे डाला, 10,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया। तो क्या जो HR है 10,000 रिज्यूम तक पहुंच सकता है? क्या 10,000 रिज्यूम को जाके अंदर नोट तक करता है कि मेरा नाम आशुतोष है, इन्होंने ये प्रोग्रेस किया, ऐसा किया है? इसके लिए सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी बनाई गई ATS फ्रेंडली रिज्यूम। कि ये ATS फ्रेंडली रिज्यूम क्या होता है कि ऑटो ट्रैकिंग सिस्टम, कि हम केवल अगर 10,000 रिज्यूम आए और हम उसमें से चाहते हैं कि हमको सबका नंबर मिल जाए, हमको उसमें से सबकी क्वालिफिकेशन मिल जाए, जो डेटा कंपनी चाहती है आपके रिज्यूम से उसको उस फॉर्मेट में मिल जाए। तो इसके लिए क्या चाहिए उनको? ATS फ्रेंडली रिज्यूम, जो कि लोगों को पता ही नहीं है कि क्या है ATS। बिल्कुल, पहले ATS पता होना चाहिए, तब तो आप रिज्यूम बनाओगे ना। तो अब जो बड़ी कंपनी है उनको क्या चाहिए? ATS फ्रेंडली रिज्यूम। तो ATS फ्रेंडली रिज्यूम आज इंडिया में कोई टूल नहीं बना के देता एक्सेप्ट HR बॉल्काई। HR बॉल्काई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ATS फ्रेंडली रिज्यूम बनाता है, वो भी टोटली फ्री। आप आओ, अब रिज्यूम बनाओ और अपने जॉब में जाओ। नहीं तो आपका आने वाले समय में और क्या क्या फीचर्स आने वाले हैं आपकी कंपनी में? जैसे आपने एक तो रिज्यूम की बात की, इसके अलावा चूंकि AI आजकल रोजमर्रा की जरूरत है, तो ऐसे में क्या और नया इसमें आप करने का प्रयास कर रहे हैं, या क्या और नया फीचर्स जो आज के लिए महत्वपूर्ण हो, क्या फीचर्स और ला रहे हैं आप? जैसे कि अपन ने बात किया कि रिज्यूम क्या, तो ये कहानी स्टूडेंट की रिज्यूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। अगर रिज्यूम बना लिया तो उससे जरूरी नहीं कि आपका सिलेक्शन भी हो जाए। आपने ATS पर रिज्यूम बना लिया, आपका डेटा हो गया, अब रिज्यूम की वजह से आप ऐसा नहीं हो सकता कि आपको निकाल दिया जाए या सिलेक्ट कर लिया जाए। दोनों के लिए अगला स्टेप क्या है? इंटरव्यू। इंटरव्यू देने के लिए आपका नॉलेज कितना है और आप कैसे इस इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं, उसके लिए मेरा दूसरा प्रोडक्ट है मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू में क्या होता है कि जैसे आपको विप्रो में जॉब जाना है और आपका पोजीशन वहां पे किसी CTO ने आपका क्वेश्चन करना है, तो एज पर रोल के हिसाब से आप अपना जॉब वर्क डालिए, जॉब डिस्क्रिप्शन डालिए और अपने रिज्यूम को अपलोड करिए। हम सारा क्वेश्चन आंसर बना के आपको इतना कॉन्फिडेंस करा देंगे, आप 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन, जब तक चाहिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट में आप मॉक इंटरव्यू दें और उस अपने रिजल्ट को करें, कैलकुलेशन में लेके आए कि हमने कहाँ क्वेश्चन सही दिया, कहाँ गलत दिया, और कितने बार कॉन्फिडेंस को अपन ने शो किया, कितने बार लो कॉन्फिडेंस में आंसर दिया, कितना सही दिया, क्या आंसर किया, ये आप सेल्फ एनालाइज कर सकते हो। तो जो सबसे पहले था ATS फ्रेंडली रिज्यूम के बाद हमारा दूसरा क्या मेथड था? मॉक इंटरव्यू। बिल्कुल। तो हमने पहले ATS फ्रेंडली रिज्यूम बनाया और फिर मॉक इंटरव्यू। जब आपका पास रिज्यूम होगा और आपके पास प्री कल आपसे क्या क्वेश्चन पूछने हैं उसका आंसर होगा, तो आपका जो इंटरव्यू देने का तरीका होगा वो कॉन्फिडेंस लेवल का होगा। आप भीड़ से अलग नजर आएंगे, क्योंकि भीड़ का काम है कि उन्होंने तैयारी किए बगैर आए हैं। आज आपको पता मैं विप्रो में आया हूं, ये सारे क्वेश्चन है, इसका आंसर ये देना है, तो इसके लिए सबसे बड़ी जरूरी थी ATS फ्रेंडली रिज्यूम होना प्लस मॉक इंटरव्यू का होना, जो कि हमने दोनों टोटली बना लिया है और टोटली लाइव कर चुके हैं। इसको बोलते हैं एजेंटिक AI। ये एजेंटिक AI का पार्ट होता है। जो एजेंट होता है वो आपसे क्वेश्चन आंसर करता है। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट प्लेटफॉर्म बनाया है कि एक स्टूडेंट को रिज्यूम कैसे बनाना है, मॉक इंटरव्यू कैसे देना है, और उसका तीसरा ऑप्शन होता है ऑटो अप्लाई, कि आपसे रिलेटेड जितने भी जॉब होंगे आप सिंगल क्लिक से आप सब जगह अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे करके हमने कंप्लीट पैकेज बनाया है। आज के समय में मार्केट में कई सारे जॉब्स के ऐप हैं, बॉल्काई HR उससे अलग कैसे है? करेक्ट, कैसे अपने आप को अलग करेंगे उससे? करेक्ट है। जो बाकी पोर्टल है जैसे नौकरी है, मोस्टर, ये केवल जॉब पोस्ट डाल रहे हैं, आपके लिए रिज्यूम बनाने का तरीका नहीं बता रहे हैं, आपको इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है ये नहीं बता रहे हैं, आपका सिलेक्शन किस क्राइटेरिया पे होगा, किस पर नहीं होगा, ये बताने वाला कोई टूल नहीं है। एक जॉब पोर्टल बनाना, एक बंदे को उसके लायक बनाना, बिल्कुल,
दो अलग अलग है। एक जॉब पोर्टल पे जॉब डला है और एक आप तैयारी करा रहे हो, प्रिपरेशन करा रहे हो। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एसएससी की हर जगह की कोचिंग होती है, लेकिन इंटरव्यू की कोचिंग कोई नहीं कराता। जो जो यूपीएससी वगैरह का होता है उसके इंटरव्यू के लिए लोग अब कोचिंग करना चालू किया है, और उसके लिए बड़ा कॉस्ट देना है, जो कि हमने टोटली फ्री रखा है ना, कि आप आओ, रिज्यूम भी बनाओ और मॉक इंटरव्यू दो। तो मैं तो ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट हूँ ना, मैं तो कॉमन भीड़ में हुई नहीं, मैंने उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन में कन्वर्ट किया है जिस पर किसी का ध्यान नहीं था। नहीं, आपको लगता है बॉल्काई एचआर भविष्य में आने वाले समय में जॉब प्रेफर भी करेगा? करेक्ट है, बुल्काई एचआर के पास डे बाई डे डेटा बढ़ता जा रहा है। जितने कैंडिडेट रोज रिज्यूम बनाते हैं, चाहे रोज रिज्यूम में क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो हमारे पास कहीं ना कहीं डेटा है कि कौन आदमी किसी से परेशान है। तो आने वाले टाइम में हम उनको काफी हेल्प करेंगे कि आपने अगर इस जॉब में आपकी जॉब नहीं मिली है तो मैं आपको ऑप्शन भी दूंगा आने वाले टाइम में। हायरिंग प्रोसेस बदलोगे? हाँ, इट विल टेक टाइम, 1 ईयर डाउन द लाइन। एक साल के बाद आपको देखोगे कि हमारे ही प्लेटफॉर्म से आप अलग अलग जगहों पे आप इंटरव्यू दे रहे हो, और इंटरव्यू देने के लिए आपको उनके ऑफिस नहीं जाना, घर बैठे बैठे ही सारा फेसलेस इंटरव्यू हो रहा है, और फेसलेस पे ही आपकी ऑफर लेटर और एक्सेप्टेंस हो रही है। ये पूरी क्रांति है जो एक जॉब के तरीके को बदलेगी। इंटरव्यू कैसे होना है, सिलेक्शन कैसे होना, घर बैठे ही आप जॉब। ट्रांसपेरेंसी कैसे रहेगी फिर? 100%। जब हम मॉक इंटरव्यू लेते हैं तो उसमें हम कंटिन्यूस, हमारे पास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है उसको आप समझो कि वो, आप सोचो कि आशुतोष जी अगर इंटरव्यू दे रहे हैं उसके जगह कोई और दे दे, ये संभव नहीं है। हम तुरंत आंसर उसमें, जब भी आप देखोगे स्कोरिंग में लिख के आएगा कि क्वेश्चन किसी और ने पूछा, आंसर किसी और ने दिया। हम लोग वॉइस को भी देखते हैं, आपके आइज को भी देखते हैं, आपकी पर्सनालिटी को देखते हैं कि आपने कितनी बार आइज क्लोज आप किया, कितने बार लो बोले, ये बार हाई हाल कंपनी डिटेक्ट कर लेगी, मतलब 100% डिटेक्ट कर लेंगे कि ये इंटरव्यू आशुतोष जी ही दे रहे हैं कि संतोष दे रहा है। ओके। मैंने कई बार जैसे ऑनलाइन जब एग्जाम होता है तो लोग चीटिंग करते हैं, तो आपकी जो बॉल्काई है ये मतलब डिटेक्ट कर लेगी कि सामने वाला चीटिंग कर रहा है, चीटिंग करने वाला है। करेक्ट करेक्ट। जैसे ही आपने इंटरव्यू का ध्यान इंटरव्यूअर से हटाया, हाँ, और आंखें चपलाई या लेफ्ट देखा या राइट देखा, हम उतने नोटिस करके आपको बता देंगे कि कितने बार आपने इधर उधर से क्वेश्चन का आंसर देख के बताया। हाँ। अच्छा, एआई कंपनी बनाते समय आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? मतलब कोई ऐसी समस्या आई जो आपको लगा कि ये तो बहुत बिग प्रॉब्लम है, कैसे ये सब हो पाएगा? सबसे बड़ी, कोई भी स्टार्टअप चालू होती है तो सबसे पहले उसको फंड की दिक्कत होती है। बिना पैसे के तो कोई चीज होता नहीं इंडिया में, तो इंडिया में क्या, वर्ल्ड में भी कहीं नहीं होता। और सामने जब चैट जीपीटी जैसी कंपनियां हैं जिन्होंने $1 बिलियन, नॉट मिलियन, $1 बिलियन में की वैल्यूएशन पे काम कर रही है, इतनी बड़ी बड़ी टीम काम कर रही है, उस जाइंट मार्केट में, ग्लोबल जाइंट के बीच में एक छोटी कंपनी का आना इस तरीके से एक बड़ा हिम्मत का काम है। मैंने अपने कुछ इन्वेस्टरों को पिच किया जिससे कि हमको कुछ पैसा मिल सके और हम इसको कर सके। तो हमने अपने कंपनी का पहले राइट इशू के थ्रू पैसा इकट्ठा किया और फिर इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया कि हमको फर्स्ट स्टेज की प्रॉब्लम खत्म हो जाए, और हमने उस चीज को 100% खत्म कर लिया। और सक्सेसफुली हम लोग ने 6 लाख डाउनलोड्स कर लिए, और आने वाले टाइम में 1 to 3 मंथ्स, मतलब 6 मंथ मैक्सिमम, टू दिसंबर तक हम लोग को टारगेट है कि 2 मिलियन से हमारे डाउनलोड्स रहेंगे, और 20 लाख लोग जब हमारे डेटा को यूज करेंगे, एक खुद हम अपने एक भारत को, एक आप कहते हैं ना कि लोकल पर वोकल, तो एकदम कहानी वही हो जाएगी कि चैट जीपीटी की आपको जरूरत खत्म हो जाएगी, और आपका डेटा, इंडिया का डेटा इंडिया में सुरक्षित रहेगा, आपका डेटा कहीं बिकेगा नहीं। अच्छा, अभी बताइए कि जैसे इसका लोग दुरुपयोग भी तो कर सकते हैं। जैसे आपने बोला कि बॉल्काई एचआर कई जगह मदद करेगा, आपने उसकी जो थीम दी है बिल्कुल हेड उसमें दी है, तो इस कंडीशन में ये जो आपकी ऐप है क्या बिल्कुल एक व्यक्ति के दिमाग की तरह काम करेगी? उससे कुछ एक्स्ट्रा? आप एआई को समझो, एआई जैसे हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए दिमाग है, दिमाग ने आपको बॉडी को कंट्रोल कर रखा है कि आपको कब हैंड को मूवमेंट करना है, कब पैर को करना है। तो जो एआई है वो डिजिटल ब्रेन है, डिजिटल ब्रेन को जिस हिसाब से आप ट्रेनिंग करोगे उस हिसाब से आंसर देगा। अगर आपने उसको गलत ट्रेन दिया तो गलत आंसर देगा, अगर सही ट्रेन किया तो सही आंसर देगा। अब हो सकता है कि आप चैट जीपीटी पे आप पूछो कि हमको मेरा दोस्त ने 100 रुपए ले लिया, उसका पैसा हमको नहीं दे रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए, तो वो आपको एडवाइस दे सकता है कि आप उसका मर्डर कर दो। लेकिन हमने वी इंडियन सबसे पहले हमने उस सारे वर्ड को रिस्ट्रिक्टेड किया जो ऐसे एडवाइस दे। करेक्ट, मैं वही कह रहा था कि जैसे आजकल की जो जनरेशन है, जो युवा है, वो इसी तरह के डिप्रेस में आके सवाल पूछ ले रहे हैं, चैट जीपीटी से पूछ ले रहे हैं। तो ये बड़ा चर्चा का विषय रहा। एक लड़की ने पूछा कि मैं सुसाइड करना चाहती हूँ, और उसने बड़ी आसानी से उसका तरीका बता दिया। आपको नहीं लगता है कि इसमें थोड़ा बदलाव की जरूरत है? अब वो बदलाव आपके उसमें दिखेगा? माने मैं ये जानना चाह रहा हूँ
कि इस तरह की चीजों पर प्रतिबंध लगेगा कि नहीं लगेगा, ये कैसे काम करेगी? मैं चैट जीपीटी की तो बात कर नहीं सकता, क्योंकि चैट जीपीटी $1 बिलियन कंपनी है, फॉरेन से कंट्रोल होती है, उसको तो अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको एडवाइस भी नहीं दे सकते। और नहीं, मैं आपकी कंपनी की तो हम बात करते हैं अपने वोल्काई की। अगर हमारे वोल्काई पे जैसे किसी ने सर्च किया कि मैं डिप्रेशन में हूं और मेरे को मरने के तरीके बताया जाए, तो मैं सबसे पहले आंसर देता है हमारा सिस्टम कि आपको मरने की जरूरत नहीं है, आपके पास एक ऐसा एआई है जिससे आप पैसा कमा सकते हो, आपको मरना क्यों है, आप मोटिवेट रहो ना। आप गलत से क्यों सोच रहे हो कि आपको जॉब नहीं मिली तो आप सुसाइड करने जा रहे हो। इस तरीके से मैंने मशीन को ट्रेंड किया है कि हर नेगेटिव बात को भी एक पॉजिटिव की तरह आंसर दे, एक साइकियाट्रिस्ट की तरह आंसर दे कि बंदा मोटिवेट हो। और ये कभी हम एडवाइस नहीं करते कि हमारे आप किसी भी पोर्टल पे जाकर कोई भी रिस्ट्रिक्टेड वर्ड जितने भी हैं आप उसको सर्च कर लीजिए, उस पर कभी भी हम आंसर नहीं देते कि आपको कैसे मरना है, कैसे पैसा वसूलना है, सुसाइड करने के तरीके बताया। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले यूएस में एक बच्चे ने डिप्रेशन में आके चैट जीपीटी से पूछा कि क्या मैं कैसे मर सकता हूं, तो उसने बताया फांसी के फंदा लगा के आप मर सकते हो। तो फांसी का फंदा कैसे बनता है, तो उसकी साइज बताया कि आप गले के नाप बताइए तो मैं बताऊंगा कि फंदे का साइज क्या होना चाहिए। जब उनके पेरेंट्स ने ये सारी चैटिंग पढ़ी तो उन्होंने चैट जीपीटी के ऊपर केस भी किया, और उसका ये रिजल्ट रहा कि उस कहानी को दबा दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नेगेटिव कहानी है तो बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच में ये दबा दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपनी कंपनी के कुछ मुख्य फीचर्स के बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए कि क्या कुछ अलग है औरों से आपका। सबसे पहले मैं आपको बताया कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं बी इंडियन प्राउड इंडियन के हिसाब से बनाते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है इंडिया का, इंडिया से इंडिया के लिए एआई प्लेटफॉर्म। बिल्कुल। तो जो भी मैं बनाऊंगा वो इंडिया को ध्यान में रखते हुए बनाऊंगा, इंडियन के लिए बनाऊंगा और इंडियन के मोटिवेशन के लिए बनाऊंगा, डिप्रेशन के लिए नहीं कि आपको मैं गलत गलत राय दे दूं कि आप किसी का मर्डर करने का उपाय सोचने लगो, बम बनाने के करने लगो, कुछ भी गलत हरकत करने के लिए सोचने लगो। कोई भी ऐसी चीजें हैं जो सब हमने पहले तो रिस्ट्रिक्टेड रखा है, जिसके वजह से लोग कहते हैं कि आपका क्वेश्चन आंसर कम होता है। अरे मेरी प्लान का पार्ट है कि हमको ऐसे आंसर आप लोगों को नहीं देना है, हमको आपको आपके हैप्पीनेस के लिए कोई एआई टूल आता है आप के एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम है। बिल्कुल। ये नहीं कि मैं आपको गलत गलत राय दूं कि आपका पैसा अगर 100 रुपए किसी ने लेके भाग गया तब जाओ उसको चाकू से उसका मर्डर कर दो। दिस इज नॉट अ गुड एडवाइस ना। तो ये चीजें देखते हुए हम लोग इंडिया के हिसाब से बनाए हैं, इसलिए मैंने स्लोगन भी है इंडिया का, इंडिया से इंडिया के लिए एआई प्लेटफॉर्म। क्या आने वाले समय में बोल्काई कंपनी जो है एआई इंडस्ट्री में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है? 100% हो सकती है, क्योंकि आज तक वर्ल्ड में जितनी भी एआई कंपनी है उन्होंने जनरेटिव एआई पे काम किया है, एजेंटिक एआई पे काम करना चालू किया है। बिल्कुल। और जो कि मैंने एक एचआर के लिए एचआर एजेंटिक एआई लॉन्च कर चुका हूं और आने वाले टाइम में और सारे एजेंट्स बनाने वाला हूं। तो हमको लगता है इंडिया का जो एआई के प्रति क्रांति है उसमें बोल्काई ही लीड करेगा, क्योंकि आप कभी भी चैट जीपीटी इनको आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, आप इनसे किसी का डेटा नहीं मांग सकते। हम इंडियन है, हमसे गवर्नमेंट कभी भी डेटा मांग सकती है। तो ये हमारा टर्निंग पॉइंट रहेगा। एक युवाओं के जहन में बड़ा चर्चा का विषय है, और ये जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जिसे हम पढ़ा लिखा वर्ग कहते हैं, वो इस बात की चर्चा करता है एआई को लेके कि आने वाले समय में एआई लोगों का रोजगार छीन लेगा, नौकरियां चली जाएगी, सिर्फ एआई हावी होगा। जिस तरह से कई रेस्टोरेंट में आप देखेंगे अब रोबोट चलने लगा है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि एआई और रोबोट में फ़र्क क्या है। सेकंड हमारा ये होगा कि क्या ये बात सही है कि जब एआई इतना हाईटेक होगा तो स्टाफ की ज़रूरत कम पड़ेगी, कम लोगों को हायर करेंगे, जो 10 लोग काम करते हैं वो अकेला एआई करेगा, उसको कैसे, कितनी दम है इस बात में? बात में आपके दम है, लेकिन हर चीजों को देखने के दो तरीके होते हैं। जैसे सिक्के के दो पहलू, एक हेड है तो एक टेल है। अगर रात होती है तो दिन भी होता है, दिन होता है तो रात भी होता है। आपने ये अच्छे तरीके से बता दिया कि जॉब जाएगी, जब एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो 50 लोगों का काम अगर 2 आदमी ही कर रहे हैं तो 48 लोगों को कौन बिल। लेकिन आप ये तो सोचो कि अगर इधर जॉब जा रही है तो एआई बनाने वाली कंपनियां भी बढ़ रही है, उसके डेवलपर भी बढ़ रहे हैं, वो सेक्टर में भी तो जॉब बढ़ रही है। तो आपको अपने स्किल को ग्रो करने की जरूरत है। आपको ये हारने की जरूरत नहीं है कि मेरे जॉब जा रही है। जॉब आपको उसकी जाएगी जो अपने को अपडेट नहीं करेगा। जिसके स्किल बेस्ड काम होंगे वो कभी नहीं मरेंगे, वो हमेशा जॉब में प्रगति पाएंगे और जॉब भी पाएंगे और बड़े पैकेज पे जाएंगे। हो सकता है क्लरिकल काम कम हो, लेकिन बाकी तो काम बढ़ेंगे ना। जैसे कि आपने रोबोट की बात की या एआई की बात की, अब हमारे पास 50 लोगों की टीम है जो एआई को बना रही थी। जो हमने जॉब नया क्रिएट किया ना, ये तो सेक्टर ही नहीं था इंडिया में। तो अगर हमने इंडिया में जॉब को क्रिएट किया तो ये नया एक सेगमेंट चालू हुआ जिसमें 50 है, कल 100 होगा, 500 होगा, 10,000 होगा, 50,000 होगा। आईबीएम ने हायरिंग चालू कर दी, एक कैपजेमिनी करके कंपनी, जिसमें 4,000 लोगों को हायरिंग का प्रस्ताव दिया गया है एआईएमएल को। तो सोचो आप दूसरा सेक्टर कितना मजबूत बन रहा है।
एक सेक्टर बहुत मजबूत बन रहा है जो आपको डेवलपमेंट करेगा, और दूसरा सेक्टर जो छोटे कंपनी है जो 50 स्टाफ रख के अपनी सैलरी नहीं दे पा रहे थे, अब पांच रखेंगे, एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे, कंपनी भी विन में रहेगी, स्टाफ भी खुश रहेंगे कि कम समय में ज्यादा आउटपुट, और जो जॉब गई उसके बदले में बहुत बड़ी जनसंख्या में जॉब दूसरी जनरेट हो गई। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको अपने स्किल पे ध्यान रखने की जरूरत है कि आपने अपने स्किल को कैसे अपडेट करना है। तो नहीं, भविष्य में फिर किस तरह से एआई हमारी जिंदगी पे किस तरह से ये तो हावी हो जाएगा, इस तरह से लोगों को लगेगा कि नहीं साहब ये तो अब सारा कुछ एआई काम कर लेगा, फिर व्यक्ति विशेष की क्या जरूरत पड़ेगी? व्यक्ति विशेष की हमेशा जरूरत पड़ती रहेगी, क्योंकि एक कंप्यूटर ने, एक माइंड ने कुछ चीज बनाया, बिल्कुल। उसको जो क्वालिटी कंट्रोल है, जो उसके आंसर है, उसको तो आप मैनुअली ही आप रेक्टिफाई करोगे ना कि आपने सही आंसर दिया या गलत आंसर दिया। ये कभी मशीन जैसे आप देखते हो कभी छोटा बच्चा 2+2=5 लिख देता है तो 4 नहीं खोज पाता, उसको पता नहीं चलता मैंने गलती कहाँ किया है। तो मशीन है, तो उसको ट्रेनिंग देने के लिए भी आदमी चाहिए, और उसको क्यूसी के लिए भी आदमी चाहिए, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी आदमी चाहिए। जो ह्यूमन होगा वो करेगा ही करेगा, वो एआई कभी आपकी हावी हो ही नहीं सकती, आप एआई पे हावी रहोगे, क्योंकि उसको बनाने वाला इंडियन है, आदमी है, ब्रेन है, मशीन नहीं है। मशीन ने मशीन को नहीं बनाया है, आदमी ने मशीन को बनाया है, आदमी ने एआई को बनाया है। तो क्या एआई में इंसान जैसी भावनाएं आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं? 100% मिल सकती है। जैसे जैसे एजेंटिक एआई अपने आप को अपडेट्स करेंगे तो उनकी भावनाएं आएंगी। जैसे मैंने बताया ना कि मैंने एआई में सबसे बड़ा अपना फीचर्स डाला है कि जब मॉक इंटरव्यू आप देते हो तो हम ये आपका करते हैं कि आपने कितनी बार आइज को बंद किया, या लेफ्ट कितना किया, राइट किया। तो जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि आपने क्वेश्चन आंसर बाहर से देखा कि नहीं दिया। तो हम पूरे आपके फेस को रीडिंग करते हैं, फेस रीडिंग करके आइडिया लगाते हैं कि आपने चीटिंग किया या नहीं किया। तो आने वाले टाइम में जो एजेंटिक एआई है वो अपने आप को अपडेट करेंगे, अपने आप को ट्रेन करेंगे, जिससे कि उसमें चीजों को मनुष्य की तरह सोचने की क्षमता बढ़े। कई बार ये देखा जा रहा है जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, चूंकि आपकी कंपनी अलग है और देश के अंदर चर्चा का विषय बनी हुई है, इसलिए आपसे सवाल करना लाजमी है कि जब किसी चीज़ का डाटा लेते हैं तो डाटा गलत दे दे रहा है, क्या हम एआई पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं, या फिर हम ये कहें कि मैं बोलकाई पर पूरी तरह से डाटा को लेकर भरोसा कर सकता हूँ? 100% आप बोलकाई को लेकर डेटा सिक्योर्ड है, क्योंकि हमने खुद का अपना डेटा सेंटर है जिसमें हम खुद भी डेटा से को स्टोर करके रखते हैं। कभी भी गवर्नमेंट को कोई भी पॉलिसी चेंज होती है और कभी भी कोई भी डेटा उनको चेक करना हो, मैं कभी भी चेक करा सकता हूं कि किस आदमी ने क्या सर्च किया है, जो आने वाले टाइम में उसको बहुत बेनिफिशियल होगा, सरकार को भी, गवर्नमेंट को भी, स्टाफ को भी, आदमी को भी, सभी को। क्योंकि डेटा मेरे पास है और इंडिया का डेटा इंडिया में है, तो पूरी सिक्योरिटी के साथ, सेफ्टी के साथ हमारे पास डेटा है जो इंडियंस का है और इंडिया के लिए ही रहेगा वो। तो आने वाले समय में जिस तरह से एआई ज़्यादा स्मार्ट हो रहा है, तो क्या हमारे लिए, हमारी युवा पीढ़ी के लिए ये घातक साबित नहीं हो सकता है? जब मशीन स्मार्ट हो रहा है तो आपको भी स्मार्ट होने की जरूरत है ना। मैंने आपको क्या बोला, आपको अपने स्किल को डेवलप करना है। जब तक स्किल डेवलप नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम रहेगी। आप अपने आप को अपडेट ही नहीं करें, आपने सोचा कि मैंने अब ग्रेजुएट कर लिया ना। आपने देखा होगा अभी यूपी में बहुत सारे पोस्ट ऐसे निकले जो गवर्नमेंट खुद कहती है कि आप ये एग्जाम क्लियर करो या तो बीआरएस लो। तो गवर्नमेंट क्यों ऐसा बोल रही है? कि उनको पता है कि अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई, सब कुछ चढ़ गई, तो आप अपने आप को अपडेट करो। एजुकेशन सेक्टर में कितने लोगों को जॉब जा रही है, वो क्यों जा रही है? क्योंकि टीचर्स उन्होंने आज से 30 साल पहले बीएड और बाकी कोर्सेज करके टीचर बने थे। अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई, क्वेश्चन आंसर बदल गए। अब वो जो जिनका एज 55-56 है, वो अब 4 साल की नौकरी बची है, वो क्या करेंगे? वो अपने आप को या तो अपडेट करे या तो बीआरएस ले। जब सरकार सोच सकती है तो हम सबको भी सोचने की जरूरत है कि हमारा वो नौबत ना है, उससे पहले हम अपने आप को अपडेट कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। गवर्नमेंट का एग्जाम ले, हम खुद अपने आप को एग्जाम करें कि हम उस लायक है कि नहीं है जिस लायक पे हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो आप थे बोलकाई के फाउंडर संतोष कुशवाहा जी, जिन्होंने हमें एआई के बारे में विस्तार से बताया कि आने वाले समय में एआई हमारे लिए कितना उपयोगी हो सकता है। और खासकर बोलकाई एक ऐसी कंपनी है जो एक और कंपनियों से बिल्कुल अलग है। यही वजह है कि हमारे देश और दुनिया में इस बार बोलकाई चर्चा का विषय बनी हुई है। आगे और इस तरह की लोगों से मिलेंगे और जानेंगे कि आखिरकार एआई इंसानों से कितना मिलता जुलता है। धन्यवाद।